रिसेंटली इंडिया ने कैलाश मानसरोवर यात्रियों के ट्रैवल को फैसिलिटेट करने के लिए काला पानी और लिपुलेक पास के थ्रू गुजरता हुआ एक रोड कंस्ट्रक्ट किया। नेपाल ने इसे क्रिटिसाइज़ किया और इसे यूनिलेटरल करार दिया। क्या है इंडिया और नेपाल के बीच का स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट और ये आज इतने सालों बाद क्यों फ्लेयर अप हो रहा है, आइए समझते हैं। ये शुरू होता है आज से 200 साल पहले, जब इंडिया में ब्रिटिश रूल था और नेपाल को वहाँ का किंगडम रूल करता था, गोरखा किंगडम। ब्रिटिशर्स और ज़्यादा एक्सपैंड करना चाह रहे थे और इसीलिए ब्रिटिशर्स और नेपाल के बीच में एक वॉर शुरू हुआ जिसे एंग्लो नेपलीज़ वॉर कहा गया। इस एंग्लो नेपलीज़ वॉर के ख़त्म होने पर गोरखा किंगडम ऑफ नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई जिसे ट्रीटी ऑफ सुगौली कहा जाता है। 1816 के इस ट्रीटी ऑफ सुगौली ने काली रिवर को आइडेंटिफाई किया एज ए बॉर्डर बिटवीन ब्रिटिश इंडिया और नेपाल किंगडम। अब प्रॉब्लम ये हुई कि उस टाइम के लीडर्स को ये अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले टाइम में एक नदी कई सारी ट्रिब्यूटरीज प्रोड्यूस कर सकती है और उसके कोर्स चेंज हो सकते हैं। इसीलिए आज की डेट में काली रिवर की कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं और इंडिया और नेपाल दोनों अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक ट्रिब्यूटरी चूज़ कर लेते हैं और उसे बॉर्डर की तरह आइडेंटिफाई करते हैं और इसीलिए एक डिस्प्यूट उभर के आता है। मतलब ये कि इस डिस्प्यूट की जड़ जो है वो सुगौली ट्रीटी का इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड है। नेपाल इसको इस तरह से इंटरप्रेट करता है कि पूरा काला पानी रीजन नेपाल के अंदर आएगा और इंडिया इस तरह से इंटरप्रेट करता है कि पूरा काला पानी रीजन इंडिया के अंदर आएगा। अब क्योंकि नेपाल वेस्टर्न ट्रिब्यूटरी को आइडेंटिफाई करता है एज ए बॉर्डर, इसलिए पूरा काला पानी रीजन नेपाल के अंदर फॉल करेगा, जबकि इंडिया ईस्टर्न ट्रिब्यूटरी को एज ए बॉर्डर आइडेंटिफाई करता है, इसलिए पूरा काला पानी रीजन इंडिया के अंदर फॉल करेगा। आज इतने सालों बाद ये डिस्प्यूट अचानक से क्यों फ्लेयर अप कर रहा है? दरअसल नेपाल के अंदर किंगडम हुआ करता था जिनके ब्रिटिश इंडिया और फिर बाद में इंडिपेंडेंट इंडिया से बहुत अच्छे रिलेशन थे। इसकी वजह से ये बॉर्डर डिस्प्यूट कभी भी फ्लेयर अप नहीं हुआ। फिर नेपाल की अपनी इंटरनल प्रॉब्लम भी थी, वहाँ पे ब्रूटल सिविल वॉर हुआ और फाइनली वहाँ पे 1990s में जाकर के डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई। 2016 में नेपाल ने प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को इलेक्ट किया जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसीलिए इंडियन टॉप लीडरशिप और यहाँ की डिप्लोमेसी का ये मानना है कि केपी ओली चाइना से ज़्यादा एसोसिएट करते हैं इंडिया के बजाय। और इस बात की एक लेजिटिमेट रीजनिंग ये है कि प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली के लीडरशिप में ही नेपाल ने चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटहुड ख़त्म करने के बाद इंडिया ने नया पॉलिटिकल मैप जारी किया और उस न्यू पॉलिटिकल मैप ने इंडिया ने काला पानी रीजन, लिपुलेक पास और सुस्ता को भी इंडियन टेरिटरी के अंदर इंक्लूड कर दिया। नेपाल ने इस मूव को ऑब्जेक्ट किया और फिर अभी रिसेंटली इंडिया ने उत्तराखंड के पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक रोड कंस्ट्रक्ट किया है जो कैलाश मानसरोवर यात्रियों को फैसिलिटेट करेगा तिब्बत तक पहुंचने में, और ये रोड इसी लिपुलेक पास और काला पानी के थ्रू पास होता है। इस रोड के इनॉग्रेशन के बाद ही नेपाल की लीडरशिप ने क्लियरली ऑब्जेक्ट किया। इतना ही नहीं, नेपाल पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन भी पास किया जिससे वो वहाँ की लीडरशिप से ये अर्ज करते हैं कि नेपाल की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को प्रिजर्व किया जाए। उसके बाद ही प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने क्लियर स्टैंड लिया इस बॉर्डर डिस्प्यूट के रिगार्डिंग और उन्होंने बोला कि काला पानी नेपाल का इंटीग्रल टेरिटरी है, जिसे इंडिया ने ऐसे काउंटर किया है कि काला पानी इंडिया का इंटीग्रल टेरिटरी है और इसलिए हमें रोड बनाने से पहले किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। काला पानी रीजन के अलावा भी एक और बॉर्डर डिस्प्यूट है इंडिया और नेपाल के बीच में जो फ़िलहाल फ्लेयर अप नहीं हुआ है लेकिन आगे हो सकता है, और यह है सुस्ता विलेज। ये एक विलेज है जो नेपाल और इंडिया के बिहार के बॉर्डर पे प्रेजेंट है और ये डिस्प्यूट भी ट्रेस बैक करता है सुगौली ट्रीटी पर ही। दरअसल सुगौली ट्रीटी ने गंडक रिवर को एज अ बॉर्डर आइडेंटिफाई किया था और आज की डेट में वो गंडक रिवर अपना कोर्स बदल ली है। सुगौली ट्रीटी के अकॉर्डिंग गंडक रिवर का जो राइट बैंक था वो नेपाल को बिलोंग करता था और गंडक रिवर का जो लेफ्ट बैंक था वो इंडिया को बिलोंग करता था। इसीलिए 1816 में सुस्ता विलेज राइटफुली नेपाल को बिलोंग करता था, लेकिन आज गंडक रिवर ने अपना कोर्स चेंज कर लिया है और आज सुस्ता विलेज गंडक रिवर के लेफ्ट बैंक पे प्रेजेंट है,
इसलिए टेक्निकली आज सुस्ता विलेज इंडिया में बिलोंग करता है। ये एक और बॉर्डर डिस्प्यूट है जो इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड है। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? इंडिया और नेपाल दोनों हमेशा से फ्रेंडली कंट्रीज़ रही हैं और दोनों में ही एक ओपन बॉर्डर सिस्टम भी इस्टेब्लिश कर रखा है, जिसके अकॉर्डिंग दोनों कंट्रीज़ के मेंबर्स एक दूसरे में आ सकते हैं, जा सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं। और ऐसी किसी दो फ्रेंडली कंट्री के बीच में ऐसा बड़ा बॉर्डर डिस्प्यूट होना ज़ाहिर है हेल्दी नहीं है। तो यहाँ पे ज़रूरत है टॉप लीडरशिप को बात करने की, टॉक करने की और नेगोशिएशंस के थ्रू इस बॉर्डर डिस्प्यूट को ख़त्म करने की। एक ऐसा डिस्प्यूट जो लार्जली दो चीज़ों पर बेस्ड था। पहला, जो एक कॉलोनियल ब्लंडर हमारे ब्रिटिशर्स करके गए हैं, और दूसरा डिप्लोमेटिक लेथार्जी। ये एक टर्म होता है जो यूज़ किया जाता है जब किन्हीं दो कंट्रीज़ की जो डिप्लोमेसी है, वहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो कभी विलिंग नहीं हुए एक डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। जबकि इंडिया और नेपाल का जो रिलेशन था वो हमेशा से काफ़ी अच्छा था, काफ़ी कॉर्डियल था, कभी भी टॉक से एक डिस्प्यूट रिजॉल्व किया जा सकता था। इसे बेमतलब इतना ड्रैग किया गया। तो शायद अब ये सही वक्त है जब इसे रिजॉल्व कर देना चाहिए। If you find this video informative, please like, share it with your friends and don't forget to subscribe.